अब देखें बच्चे, जीन रेगुलेशन से क्या पूछा जाता है। जीन रेगुलेशन में आपको 2 टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। वन पूछा जाता है लैक ऑपरन और दूसरा पूछा जाता है ट्रिप्टोफान। लेकिन उससे पहले आपको कुछ इंट्रोडक्शन देखनी होंगी कि जीन के सब टाइप क्या होते हैं। कुछ सब टाइप पे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। और जीन रेगुलेशन प्रोकैरियोट्स में कैसे होते हैं और जीन रेगुलेशन यूकैरियोट्स में कैसे होते हैं। तो आपका टॉपिक क्या है बच्चे, जीन रेगुलेशन। लेकिन जीन रेगुलेशन में एनसीईआरटी ने या आपके सिलेबस में केवल जीन रेगुलेशन पढ़नी है। कौन से लेवल पे, प्रोकैरियोट्स। जैसे आपके सिलेबस में पूछा जाता है लैक ऑपरेंट, आपके सिलेबस में पूछा जाता है ट्रिप्टोफान। बच्चे ये दोनों कौन सी रेगुलेशन है, प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। लेकिन एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है कि अगर यूकैरियोट्स में भी जीन रेगुलेशन करनी हो तो आप 4 लेवल पे कर सकते हैं। जबकि प्रोकैरियोट्स में आपने देखा था केवल जीन रेगुलेशन होगी 1 लेवल पे। कौन से, ट्रांसक्रिप्शन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन याद रखना है क्या, जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन कौन से लेवल पे होंगे, तो आपका आंसर होगा बच्चे आपको ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। तो प्रोकैरियोट्स में केवल एक ही लेवल पे जीन रेगुलेशन होते हैं और वो कौन सी लेवल है बच्चे, ट्रांसक्रिप्शन लेवल। अब आपने ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन ये सब देख लिए। तो प्रोकैरियोट्स में बच्चे आज के क्लास तक आएगा रोहित, मतलब ट्रांसलेशन के बाद जीन रेगुलेशन तक, मतलब आज के क्लास तक के क्वेश्चन आएंगे। आज का क्लास में जीन रेगुलेशन समाप्त हो जाएगा, यहीं तक आएगा। इससे आगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नहीं रहेंगे। क्लियर, चलिए। तो आपसे ट्रांसलेशन दे दो सर। तो हाँ, जीन रेगुलेशन तक टेस्ट के लिए तैयार कर लेंगे आप आज की क्लास तक। हाँ, ट्रांसलेशन तक दे दो सर। हाँ बोलिए, ट्रांसलेशन तक। यस सर। अच्छा, कोई नहीं, एक आप एक टॉपिक इसको जोड़ सकते हैं। कल वाली नहीं देंगे, कल जो हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वो अगली टेस्ट में देंगे। सर एक हफ्ते से रोज क्लास लग रही है और थोड़ा सर कम बहुत कर दो सारा सर। हो गया, चैप्टर भी 2 है। अच्छा ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं। चलिए ट्रांसलेशन लेवल तक ही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ आपसे पूछा जाता, ठीक है, ट्रांसलेशन लेवल तक ही क्वेश्चन मिलेंगे हम। अब जीन रेगुलेशन में आपसे पूछा जाएगा प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन तक होगा, तो ऑप्शन में टिक कीजिएगा ट्रांसक्रिप्शन लेवल। तो केवल 1 लेवल से आप प्रोकैरियोट्स की जीन रेगुलेशन कर सकते हैं। कौन से लेवल पे, ट्रांसक्रिप्शन लेवल। अगर ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म हुए तो ट्रांसलेशन भी होगी। तो एग्जाम में पहला क्वेश्चन सिंपल आता है बच्चे कि प्रोकैरियोट्स की जीन रेगुलेशन कौन से लेवल पे होगी, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। अगर ट्रांसक्रिप्शन हुई तो ट्रांसलेशन भी ऑटोमेटिक होगी। नेक्स्ट, आपसे पूछा जाएगा यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन कौन से लेवल पे। तो ये थे प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। दूसरा पूछा जाता है यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन कौन से लेवल पे होंगे, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन याद रखना है। फर्स्ट क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे क्या बन जाएगा बच्चे, जब आपने यूकैरियोट्स की ट्रांसक्रिप्शन देखी थी तो क्या देखा था, सबसे पहले क्या बनता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। और उस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को आपने क्या कहा था बच्चे, एचएनआरएनए। तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी यूकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन होते हैं और उसमें क्या बनता है बच्चे, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। और इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को आप क्या कहते थे, इसे आपने देखा था एचएनआरएनए। एचएनआरएनए मतलब देखा था हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, मतलब ऐसी आरएनए जिसके पास एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों थे। दूसरा सेकेंड आरएनए, आपको सेकेंड देखा था आपने, जीन रेगुलेशन कौन से लेवल पे होगी, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, इसे आपने क्या देखा था, यहाँ पे एचएनआरएनए को आपने स्प्लाइस करना था, कैपिंग करनी थी और टेलिंग। उसके बाद आप एचएनआरएनए से किसे हटा रहे थे बच्चे, इंट्रॉन को। और उसके बाद क्या, प्रोसेस्ड आरएनए को क्या करते थे, एमआरएनए। तो हमें फर्स्ट क्या याद रखना है, प्रोकैरियोट्स की जीन रेगुलेशन केवल ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होगी, बट यूकैरियोट्स में क्या होंगे, यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कौन से लेवल पे होंगे, आपको ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी, और उससे क्या बनेगी,
HNRNA। दूसरा, अगर हमने यहाँ अगर आपको जीन रेगुलेशन नहीं की तो दूसरी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन करते समय। अगर हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन देखे थे तो क्या देखे थे? कैपिंग करते थे, स्प्लाइसिंग करते थे, टेलिंग करते थे। तो पूछा जाएगा इसमें HNRNA किसमें कन्वर्ट होता था? mRNA में। क्या हटा लेते थे बच्चे? इंट्रॉन। और इंट्रॉन हटाने से कितने सीक्वेंस हट जाते हैं? तो सीक्वेंस याद रखिएगा 50 से 90%। मतलब मेजर क्या था? इंट्रॉन ही। तो 50 से 90% सीक्वेंस क्या हो जाएगा? रिमूव। किस फॉर्म में? इंट्रॉन के फॉर्म में। और इंट्रॉन हटाने की फेनोमेनन को आपने क्या पढ़ा था बच्चे? स्प्लाइसिंग। अब HNRNA से क्या बन गया बच्चे? mRNA। HNRNA काफी लार्ज होते हैं और इससे mRNA बन जाएगा। तो mRNA में 50 से 90% अगर साइज रिड्यूस हो गए तो mRNA स्मॉलर होंगे। ये दोनों एक्टिविटी बच्चे कहाँ हुआ? न्यूक्लियस में। यूकैरियोट्स में एक्टिविटी कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस से mRNA कहाँ आता है? साइटोप्लाज्म में। तो थर्ड हम जीन रेगुलेशन कहाँ कर सकते हैं? ट्रांसफरेंस के समय। जब आपको mRNA साइटोप्लाज्म में आएगा, कहाँ से? न्यूक्लियस से, तब भी हम जीन रेगुलेशन कर सकते हैं। तो थर्ड जीन रेगुलेशन कब हो सकता है? ड्यूरिंग ट्रांसफरेंस ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। अगर mRNA न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर हुआ बच्चे, इस लेवल पे भी हम क्या कर सकते हैं? जीन रेगुलेशन। और फोर्थ याद रखिएगा, ट्रांसलेशन लेवल पे भी कर सकते हैं। तो हमें एग्जाम में क्या पूछा जाएगा बच्चे? जीन रेगुलेशन जो आपके सिलेबस में पढ़नी है उसके इंट्रोडक्शन में क्या याद रखिएगा? प्रोकैरियोट की जीन रेगुलेशन केवल 1 लेवल पे होगी। एग्जाम में आएगा प्रोकैरियोट्स की जीन रेगुलेशन कौन से लेवल पे होगी? सिंगल, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। अगर जीन ट्रांसक्राइब हुआ तो आगे चल के ट्रांसलेशन भी होंगे ही। मतलब ट्रांसक्रिप्शन ही डिसाइड करता है कि जीन की रेगुलेशन होगी या नहीं। ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म हुए तो ट्रांसलेशन खुद ब खुद होगा। तो प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन की 1 लेवल याद रखना है। कौन सा? ट्रांसक्रिप्शन लेवल। अगर जीन ट्रांसक्राइब हुआ तो ट्रांसलेट खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में आएगा यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन कौन से लेवल पे होगी? तो एनसीईआरटी ने लिखा है यूकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन 4 लेवल पे होगा। फर्स्ट लेवल कौन से होंगे? ट्रांसक्रिप्शन लेवल। यहां देखा था आपने ट्रांसक्रिप्शन के बाद बच्चे क्या बनते थे? प्रोसेस्ड mRNA। उसके पास केबल एक्सॉन था। बट यहां ऐसा नहीं था। यूकैरियोट्स के जब ट्रांसक्रिप्शन आपने देखी थी तो क्या बना था? आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन HNRNA। HNRNA को हम कौन सी जीन कहते हैं बच्चे? अभी देखेंगे स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन कहने का मतलब इसके पास एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होंगे। अब इंट्रॉन को कट करके हटाना है तो इंट्रॉन को कट करके हटाने की फेनोमेनन को हम क्या कहते थे? स्प्लाइसिंग। और उस मॉडिफिकेशन को जो हमें रिक्वायर्ड था HNRNA से mRNA बनाने के लिए, उसे हमने क्या पढ़ा था? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन कहने का मतलब यहाँ पे HNRNA किसमें कन्वर्ट होगा? mRNA में। और इसमें हमने देखा था कैपिंग, इसमें हमने देखा था स्प्लाइसिंग, इसमें देखा था टेलिंग। अब mRNA कितने साइज रिड्यूस हो जाएंगे? तो HNRNA से इंट्रॉन की फॉर्म में 50 से 90% ऑफ द इंट्रॉन क्या हो जाते हैं? रिमूव। तो हमारे पास कोडिंग सीक्वेंस जो है काफी कम बचेंगे और उसे हम क्या कहेंगे? जिसके पास केबल एक्सॉन होगा उसे mRNA। पूछा जाएगा ड्यूरिंग ट्रांस। अब आपको mRNA बन गया, ये mRNA न्यूक्लियस से कहाँ जाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आएगा तब भी हम जीन रेगुलेशन कर सकते हैं ड्यूरिंग ट्रांसफरेंस ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। और फोर्थ लेवल जो जीन रेगुलेशन की होगी वो कौन सा होगा? वो होगा आपको ट्रांसलेशन लेवल पे। तो प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन वो भी बता देते हैं बच्चे, जीन रेगुलेशन क्या होता है, अभी सब आएंगे हम। तो जीन रेगुलेशन प्रोकैरियोट्स में कौन से लेवल पे होगी? ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। और यूकैरियोट्स में 4 लेवल, ट्रांसक्रिप्शन लेवल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, ड्यूरिंग ट्रांसफरेंस ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, और लास्ट लेवल कौन सी होगी? ट्रांसलेशन लेवल। तो हमारे पास जीन रेगुलेशन प्रोकैरियोट्स में सिंगल लेवल पे और यूकैरियोट्स में कौन से होंगे? 4 लेवल पे। अब आपके सिलेबस में जो जीन रेगुलेशन है वो 2 है, एक लैक ऑपरेंड पूछा जाता है और एक
ट्रिप्टोफान। दोनों कौन सी जीन रेगुलेशन है? प्रोकैरियोटिक। मतलब आपको यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन नहीं पढ़नी है, लेकिन एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा कि हम यूकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन कितने लेवल पे कर सकते हैं। तो कितने लेवल पे करेंगे? 4। ट्रांसक्रिप्शन लेवल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, जब ट्रांसफर करेंगे एमआरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म पे, और ट्रांसलेशन लेवल पे। अब हमें देखना है जीन की टाइप्स क्या होती है, कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। और जो 2 ऑपरेंड पढ़ने हैं, लैक ऑपरेंड और ट्रिप्टोफान क्या है। तो पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आपको जीन की सब टाइप, जीन रेगुलेशन की मैकेनिज्म में लैक ऑपरेंड और ट्रिप्टोफान बताएं। इसके स्क्रीनशॉट, ये दोनों समझ में आ गया कि प्रोकैरियोट्स के जीन रेगुलेशन कौन से लेवल पे? ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि याद कीजिए हमने पीछे क्या पढ़ा था, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं? कपल्ड होते हैं और सेम कंपार्टमेंट में होते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगी? आपको न्यूक्लियस में। ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या बनेगा? एचएनआरएनए। एचएनआरएनए काफी बड़े साइज के होते हैं क्योंकि उसमें इंट्रॉन भी होता है। इंट्रॉन को हटाने के बाद कितने आपको सेगमेंट्स रिमूव हो जाएंगे? 50 से 90%। और फिर जो छोटे आपको जो ट्रांसक्राइब आरएनए बचेंगे वो कौन से होंगे? एमआरएनए। और ये एमआरएनए न्यूक्लियर पोर से आसानी से पास कर सकता है क्योंकि न्यूक्लियर पोर की साइज फिक्स होती है। ये केवल वही कंटेंट्स को अपने से होके अलाउ करेगा जो 1000 डाल्टन से छोटे हो। जैसे ही 1000 डाल्टन से बड़े होते हैं तो वो न्यूक्लियर पोर से पास नहीं करता। तो न्यूक्लियर पोर जो है वो आसानी से आपको जो है वो किसको अलाउ कर सकता है? एमआरएनए को। बट न्यूक्लियर पोर किसको नहीं पास करने देगा बच्चे? एचएनआरएनए को। हाँ बच्चे, क्या लिखा हुआ है देखिए, सेकेंड लिखा हुआ है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन हम लोग पीछे पढ़े थे। एक था हमारे पास कैपिंग, दूसरा था टेलिंग, और तीसरे क्या थे? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब हमने देखा था इंट्रॉन को कट करके हटाना है और जो एक्सॉन बच जाएंगे उसको आरएनए लाइगेज से जोड़ देना है। तो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी जीन रेगुलेशन हो सकती है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन पे भी हम जीन रेगुलेशन कर सकते हैं, और ट्रांसफरेंस में भी कर सकते हैं जब एमआरएनए आ रहा है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म पे, और ट्रांसलेशन लेवल पे भी। तो प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन की सिंगल मैकेनिज्म ट्रांसक्रिप्शन लेवल, बट यूकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन की 4 फैक्ट्स, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन पे भी, ट्रांसफरेंस के समय भी, और ट्रांसलेशन के समय। तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, प्रोकैरियोट्स की जीन रेगुलेशन 50 to 90% बच्चे है इंट्रॉन। इंट्रॉन जो है ये 50 to 90% क्या होते हैं? इंट्रॉन। मतलब मेजर जो आपको सीक्वेंस होता है एचएनआरएनए में वो क्या होता है बच्चे? आपको होता है इंट्रॉन। और इंट्रॉन जब हट जाता है तो एमआरएनए काफी छोटे हो जाते हैं और आसानी से न्यूक्लियर पोर से पास कर सकता है। एचएनआरएनए न्यूक्लियर पोर से पास नहीं करेगा क्योंकि उसकी लेंथ काफी बड़े होंगे। लेकिन यहाँ 50 से 90% अगर रिडक्शन हो रही है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन के बाद, तो वो हमारे पास क्या होगा? एमआरएनए की साइज काफी छोटे हो जाएंगे और वो स्मॉलर एमआरएनए आसानी से कहां से पास करेगा? न्यूक्लियर पोर्ट। तो ये 2 कंसेप्ट समझ में आ गया। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स अकर्स एट जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स अकर्स एट 4 लेवल, बट आपको जो है यूकैरियोट्स के अलावा प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन कौन से लेवल पे होगी? सिंगल लेवल। सिंगल लेवल कहने का मतलब ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ जीन रेगुलेशन लेवल पे 4 लेवल पे। अब हमें जीन रेगुलेशन काफी डिटेल में पढ़नी है, लैक ऑपरेंड और ट्रिप्टोफान। उससे पहले कभी कभी मेडिकल एग्जाम में सर्टेन जीन के टाइप पे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे जंपिंग जीन क्या होता है, कंस्टिट्यूटिव क्या होते हैं, लग्जरी जीन क्या होते हैं। इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन फ्रेम कर देता है, तो वो हम एक सब टाइप देख लें फिर आएंगे जीन रेगुलेशन पे। तो आप इसके स्क्रीनशॉट लें फिर हम आगे बढ़े। जीन की टाइप देख लें फिर आएंगे जीन रेगुलेशन में लैक ऑपरेंड और आपको जो है ट्रिप्टोफान। क्लियर? नंबर दिए थे है बच्चे, वो नंबर अवेलेबल है, आप गलत लिख लिए होंगे, आज फिर से लिख देंगे। हाँ सर वो दे तो नहीं, दिखा तो नहीं रहा। हाँ लिखे थे हम, वो व्हाट्सएप पे नंबर है, आपने गलत लिखा था वो। हाँ यही तो है। आपने कोई वर्ड गलत कर दिया होगा बच्चे। चलिए अब आप देखें जीन की सब टाइप, फिर हम आएंगे लैक ऑपरेंड और ट्रिप्टोफान। और जीन रेगुलेशन से हमें प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन पढ़ना है, वो सही है। अगर यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन पढ़ना होता तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता सिलेबस, इसलिए सिंप्लीफाई सिलेबस दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन।
चलिए अब हमें जीन की सब टाइप देख लें, कभी कभी आपको क्वेश्चन में भी मिलते हैं जीन की सब टाइप। फिर हम आएंगे लैक ऑपरेंड कैसे होगा, ट्रिप्टोफान ऑपरेंड कैसे होगा, और जीन रेगुलेशन किसे कहते हैं। बच्चे ध्यान से समझिएगा एक छोटा सा कंसेप्ट। ये मान लीजिए आपके पास है क्रोमोसोम, ये जो हमने क्रोमोसोम बनाया उसमें ये क्रोमोसोम ऐसे विजुअलाइज करने के लिए आप कौन सी फेज जाते हैं बच्चे, मेटाफेजिक। ये कौन सी क्रोमोसोम है, ध्यान से कंसेप्ट समझेंगे, कभी कभी इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन बना देता है। ध्यान से समझेंगे सारे जीन और उससे रिलेटेड कंसेप्ट समझिएगा। एग्जाम में आएगा क्या, ये हमारे पास कौन सी क्रोमोसोम है बच्चे, मेटाफेजिक। मेटाफेजिक क्रोमोसोम मतलब ऐसी क्रोमोसोम जिसके पास कितने क्रोमेटिड है, 2। यहां पे क्रोमेटिड कितनी है क्रोमोसोम में, क्रोमेटिड है बच्चे 2, और डीएनए कितने हैं, 2। ये कंडीशन आप कहां देखते हैं बच्चे, ये कंडीशन आप देखते हैं जब स्प्लिटिंग हो जाती है सेंट्रोमियर रीजन से। कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा, एनाफेजिक, एनाफेजिक क्रोमोसोम। एनाफेजिक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड बच्चे कितने हैं, सिंगल, और डीएनए भी कितने हैं बच्चे, सिंगल। ये सिंगल डीएनए इसमें बना दे, तो सिंगल डीएनए और सिंगल क्रोमेटिड कंटेनिंग आपको स्टेज है क्रोमोसोम की, और ये कंडीशन कहां मिलेगा बच्चे, ये मिलेगा एनाफेज में। मतलब एक क्रोमोसोम हमने बनाया मेटाफेजिक स्टेज में जैसा दिखाई देता है। जब हम माइटोसिस पढ़ते हैं तो क्या देखते थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो मेटाफेजिक क्रोमोसोम मैक्सिमम कंडेंस्ड क्रोमोसोम होता है। तो सबसे अच्छी क्रोमोसोम पढ़ने की आपने कौन सी फेज पढ़ी थी बच्चे, बेस्ट स्टेज टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, मेटाफेज। और मेटाफेज की क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमेटिड है, 2, और इस 2 क्रोमेटिड में डीएनए कितने हैं, 2। एनाफेज में जब स्प्लिटिंग हो जाएगी सेंट्रोमियर रीजन पे, तो एनाफेजिक क्रोमोसोम के पास क्रोमेटिड कितने, सिंगल। कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा, डीएनए भी कितने, सिंगल। तो हमने एक वर्ड जो यूज किया बच्चे, जीन, वो क्या होता है, ये एक्चुअल में सेगमेंट्स ऑफ डीएनए होता है। ये क्या होता है, सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास बच्चे क्रोमोसोम है और इसमें ये डीएनए है। अब इस डीएनए के सेगमेंट्स को हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। तो ये हमारे पास ये जो पोजीशन है वो जीन की पोजीशन को हम लोकस भी कहते हैं बच्चे। ऐसे ध्यान से समझिएगा, ये कंसेप्ट दोनों जेनेटिक्स में यूज होगा। अभी जो आप मॉलिक्यूलर देख रहे हैं और क्लासिकल, दोनों में ये कंसेप्ट काफी यूज होते हैं। तो हमारे पास ये एक जीन की पोजीशन है, ये दूसरा है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो ये हमारे पास क्या है, जीन है। और जीन की पोजीशन क्रोमोसोम में क्या कहलाती है बच्चे, लोकस। लोकस वर्ड हम पोजीशन के लिए यूज करते हैं। ये पहला जीन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये फोर्थ हो गया। तो एग्जाम में आएगा जीन क्या होगा बच्चे, सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि ये सेगमेंट्स ऑफ डीएनए है, तो इससे एक कंसेप्ट आता है जो बेंजर ने दी, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन, बेंजर ने क्या कहा, इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। बेंजर ने जीन की 3 नेचर बताई। 1 नेचर बताई बच्चे, सिस्ट्रॉन। ध्यान से समझिएगा, सब पे एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सिस्ट्रॉन क्या होता है, ऐसा डीएनए सेगमेंट्स जो आगे चल के क्या बनाएगा, प्रोटीन। प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बनाने वाला फंक्शनल डीएनए सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सिस्ट्रॉन। तो सिस्ट्रॉन क्या होगा बच्चे, डीएनए सेगमेंट्स। सब पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जीन रेगुलेशन पे तो आता ही है, ये इसके इंट्रोडक्शन पे भी आते हैं। डीएनए सेगमेंट्स, कोड फॉर प्रोटीन। अब हमने प्रोटीन बनाना सीख गया बच्चे, प्रोटीन बनाने को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो वैसा डीएनए सेगमेंट्स जो
प्रोटीन को कोड करे, प्रोटीन को हम एक और नाम से जाने थे पॉलीपेप्टाइड। तो ऐसे डीएनए सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं बच्चे? सिस्ट्रॉन। तो एग्जाम में एक सिंपल क्वेश्चन आएगा, फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन को क्या कहेंगे? सिस्ट्रॉन। ये क्या बनाया? तो जीन मतलब डीएनए सेगमेंट्स, डीएनए सेगमेंट्स पहले क्या बनाया? आरएनए, और आरएनए के बाद क्या बनाया? प्रोटीन। तो इसे हम क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन। तो इसको एक और नाम से क्वेश्चन में आता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन कौन सी होगी बच्चे? सिस्ट्रॉन। और सिस्ट्रॉन क्या बनाएगा? सिस्ट्रॉन आपको जो है वो एमआरएनए बनाने के बाद फाइनली क्या बना के देगा? एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए बनाने के बाद प्रोटीन। तो सिस्ट्रॉन फंक्शनल यूनिट हो गया। दूसरा समझिएगा, एग्जाम में आता है म्यूटन और रेकॉन। रेकॉन क्या होगी? ऐसे डीएनए सेगमेंट जो रिकॉम्बिनेशन लाएगा। और रिकॉम्बिनेशन किसके बाद आता है बच्चे? क्रॉसिंग ओवर के बाद। जब आप क्लासिकल जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो वहां क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। रिकॉम्बिनेशन आपने देखा था किसके बाद आता है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर रिकॉल कीजिए कहां पढ़ा था? पैकेटिन स्टेज में। तो पैकेटिन स्टेज में जब जीन सेगमेंट एक्सचेंज होगा तो नई कॉम्बिनेशन बनेंगे, उसे क्या कहते हैं हम? रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन क्या लाता है बच्चे? कंटिन्यूअस वेरिएशन। तो आपको रेकॉन क्या होगा? डीएनए सेगमेंट्स। ये क्लासिकल जेनेटिक्स में रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन डिटेल में पढ़ने। तो डीएनए सेगमेंट्स कोड फॉर रिकॉम्बिनेशन या ब्रिंग्स रिकॉम्बिनेशन। तो जो रिकॉम्बिनेशन लाए ऐसे डीएनए सेगमेंट्स को हम क्या कहेंगे? रेकॉन। और थर्ड आएगा म्यूटन। म्यूटन क्या होगा? डीएनए सेगमेंट्स ब्रिंग म्यूटेशन। जब आप क्लासिकल जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो सडन इनहेरिटेबल चेंज को क्या कहते हैं? म्यूटेशन। और म्यूटेशन भी काफी डिटेल में पढ़ना है क्लासिकल जेनेटिक्स में। और आपको जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जिसे कहते हैं, और रिकॉम्बिनेशन भी डिटेल में पढ़नी है। तो रिकॉम्बिनेशन लाने वाला डीएनए क्या कहलाएगा? रेकॉन। और म्यूटेशन लाने वाला क्या कहलाएगा? म्यूटन। और जिस डीएनए से हम क्या बनाते हैं? जिस डीएनए से हम बनाते हैं आपको क्या? प्रोटीन, उसे कहते हैं सिस्टोन। मतलब जीन जो वर्ड है वो एक्चुअल में मिसनोमर वर्ड है जो हम किसके लिए यूज करते हैं? फॉर डीएनए सेगमेंट्स। तो डीएनए का वह पार्ट्स जो रिकॉम्बिनेशन के लिए यूज हो जाए रेकॉन कहलाएगा, जो म्यूटेशन में यूज हो जाए म्यूटन कहलाएगा, और जिसका यूज हम प्रोटीन सिंथेसिस में करें वो फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन क्या कहलाएगा? सिस्टोन। तो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन किसने दी? बेंजर ने। और बेंजर ने जीन की 3 सब टाइप बताई ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, सिस्ट्रॉन, रेकॉन और म्यूटन। पूछा जाएगा सबसे बड़े साइज के कौन होंगे? सिस्ट्रॉन। उसके बाद क्या आते हैं? रेकॉन। और सबसे छोटे कौन? म्यूटन। मतलब म्यूटेशन आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे एक छोटे से बेस पेयर में भी चेंज ले आए तो वो आगे चल के क्या होगा? म्यूटेशन ले आता है। लेकिन अगर आपको सबसे बड़ा यूनिट डीएनए सेगमेंट्स का कौन सा हो जाएगा? सिस्ट्रॉन। तो कभी कभी सिंपल क्वेश्चन आता है, वैसे डीएनए सेगमेंट जो पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, तो ऑप्शन या फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन सिस्ट्रॉन ऑप्शन में सर्च करेंगे। पूछा जाएगा वैसे डीएनए सेगमेंट्स जो म्यूटेशन लाता है, म्यूटन, और जो रिकॉम्बिनेशन लाएगा, रेकॉन। और इस 3 की साइज क्या होगी? सिस्ट्रॉन, रेकॉन और म्यूटन। मतलब जीन एक्चुअल में क्या हो गया? डीएनए की सेगमेंट्स है। अब पूरे डीएनए है और उसमें जहां जहां पे छोटे छोटे सेगमेंट्स होंगे उस छोटे सेगमेंट्स को हम क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। और जीन हमारे पास मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन किसने दी? सी बेंजर ने। और बेंजर ने बताया 3 टर्म, सिस्ट्रॉन, इस पे कभी क्वेश्चन आते हैं, कभी रेकॉन और कभी आता है म्यूटन। फिर कुछ सब टाइप भी आते हैं। कंस्टिट्यूटिव जीन क्या होता है? लग्जरी जीन क्या होते हैं? नॉन कंस्टिट्यूटिव या लग्जरी, ये सारे अभी देखेंगे। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया बच्चे कि जीन एक्चुअल में डीएनए सेगमेंट्स है। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन देगा, अभी हमें क्वेश्चन देंगे डीएनए दे देगा, जीन दे देगा, क्रोमोसोम दे देगा, जीनोम दे देगा। ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। पूछा गया छोटे से बड़े के अकॉर्डिंग आप साइज अरेंज करें, अभी वो भी क्वेश्चन हम आपको देते हैं जो नीट में पूछा है। तो आपको या कभी कभी टाइप दे देगा, क्वेश्चन दे देगा जंपिंग जीन पर, होम्योटिक जीन पे, कंस्टिट्यूटिव जीन पे। तो वो सब के बारे में इंट्रोडक्शन देखने से पहले ये 3 समझ में आ गया। अब इसके आप स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़े, फिर हम आएंगे जीन रेगुलेशन पे।
चलिए बच्चे, एक क्वेश्चन हम देते हैं जीन की टाइप पढ़ने से पहले। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, मेडिकल एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको सॉल्व करके बताइए। देखिएगा कितना आसानी से आप सॉल्व करेंगे। एक हमने बनाया जीन, एक लिखा डीएनए, एक लिखा क्रोमोसोम, एक लिखा जीनोम। अब आपको बताने बच्चे सबसे छोटे यूनिट कौन होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है, छोटा से बड़े की ओर। मतलब सबसे छोटे कौन, उससे बड़े कौन, उससे बड़े कौन और सबसे बड़े कौन। जल्दी से अरेंज कीजिए। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सिस्ट्रॉन में रिकॉम्बिनेशन नहीं बच्चे, मिक्स नहीं करना है। होता क्या है कि मतलब डीएनए की वह सेगमेंट्स जो प्रोटीन बनाने के लिए स्पेसिफाई होता है वो प्रोटीन बनाता है, सबकी फेट डिसाइड होती है, और जो डीएनए सेगमेंट्स क्रॉसिंग ओवर करेगा वो रिकॉम्बिनेशन लाएगा, और जो डीएनए सेगमेंट्स आपको जो है म्यूटेशन लाने के लिए स्पेसिफाई होगा वो म्यूटेंट। क्लियर क्लियर बच्चे? हाँ, अब इसको अरेंज कीजिए। जीन, डीएनए, क्रोमोसोम, जीनोम, सबसे छोटे कौन, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर सबसे बड़े, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सब यही तो समझाए थे, फिर प्रेरक गलती कर दिए बच्चे। प्रेरक बच्चे आपने लिखा पहला डीएनए, कैसे डीएनए छोटा होगा? हाँ अब सही है। देखिए बच्चे, आपने देखा है डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स को हम जीन कह रहे हैं, मतलब हमारे पास सबसे छोटा। हाँ अब सही आ रहा है। देखिए करना क्या है, सबसे छोटे यूनिट जीन, जीन जो है सबसे छोटे, फिर अरे सब मिक्स कर रहे हैं बच्चे, अब इतना छोटा क्वेश्चन है। जीन, अभी हम डायग्राम बनाए थे, डीएनए, क्रोमोसोम और जीनोम, ये करेक्ट ऑर्डर है। जीनोम बच्चे क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे हमारे पास हैप्लॉइड सेट क्या है, हैप्लॉइड सेट है बच्चे, हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है बच्चे। तो सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा हमारे पास जो हो गया जीन, उससे बड़े डीएनए, उससे बड़े क्रोमोसोम, सबसे बड़े कौन होंगे बच्चे, सबसे बड़े होंगे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे बड़े कौन होंगे आपको जो है जीनोम। क्लियर, समझ में आ गया? देखिए सबसे छोटे यूनिट कौन, जीन, जीन से बड़ा डीएनए, डीएनए से बड़े क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम से बड़े जीनोम। जीनोम क्या होते हैं बच्चे, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो हमें एग्जाम में पूछा जाएगा कि हमारे पास यहाँ सबसे छोटे यूनिट कौन है, जीन है, जीन से बड़े डीएनए, डीएनए से बड़े क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को हम कहते हैं बच्चे न्यूक्लियोप्रोटीन एंटिटीज। न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन कहने का मतलब एक तो न्यूक्लिक एसिड का बना होगा, और न्यूक्लिक एसिड में क्या होंगे, डीएनए प्लस आरएनए, सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स है। और प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन पड़ते हैं बच्चे, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन। तो सबसे छोटा कौन हो गया, जीन, जीन के बाद डीएनए, डीएनए के बाद क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बाद जीनोम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम आए जीन की सब टाइप। ये क्लियर हो गया कंसेप्ट कि छोटे छोटे डीएनए सेगमेंट्स को ही हम जीन कहते हैं। जीन आपको जो वर्ड है वो स्मॉलर यूनिट है किसकी, डीएनए की। अब देखें, इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आ गया है। अब देखें नेक्स्ट क्या आएगा। नेक्स्ट में कभी कभी आते हैं कुछ टाइप, ध्यान से समझिएगा।
एक आता है कंस्टिट्यूटिव जीन। लैक ऑपरेंड समझने के लिए कंस्टिट्यूटिव जीन समझना बहुत जरूरी है। एक बच्चे पूछे जाते हैं नॉन कंस्टिट्यूटिव। ध्यान से सारे जीन की सब टाइप जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है वो देखें, फिर जीन रेगुलेशन पे आएंगे। कंस्टिट्यूटिव जीन को हम एक और नाम से जानते हैं बच्चे, हाउस कीपिंग जीन। सबसे एक लाइन समझिएगा क्या होता है। ऐसे जीन जो लाइफ टाइम एक्सप्रेसिव हो क्या कहलाएगा? कंस्टिट्यूटिव जीन। मतलब जीन हैविंग लाइफ टाइम एक्सप्रेशन, जब तक आपको सेल एक्टिव रहेगा तब तक वो जीन एक्टिव रहेंगे। तो ऐसे कंडीशन को, इस जीन को हम क्या कहते हैं? कंस्टिट्यूटिव। कंस्टिट्यूटिव जीन का दूसरा नाम होता है बच्चे हाउस कीपिंग जीन। तो दोनों नाम से आएगा। क्वेश्चन ऐसे दे देगा, पूछा जाएगा जीन दैट रिमेन एक्टिव थ्रू आउट द लाइफ टाइम क्या कहलाएगा? तो उसे हम कहेंगे कंस्टिट्यूटिव। नाम से क्लियर है, मतलब कांस्टेंट वर्क कर रहा है विदाउट स्टॉपेज, तो वो क्या कहलाएगा? या आपको कंस्टिट्यूटिव। जैसे जब तक सेल सरवाइव करता है तब तक उसे जरूरत होती है किसको? एनर्जी की। और एनर्जी किससे मिलता है? रेस्पिरेशन के बाद। तो ग्लाइकोलिसिस की जीन, क्रेब साइकिल की जीन, या यहाँ पर एक देखेंगे जब लैक ऑपरेंड तो देखेंगे लैक आई। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लैक आई कौन सी टाइप है? तो लैक आई किसका टाइप है? कंस्टिट्यूटिव जीन का। लैक आई रेगुलेटर जीन है जो हम लैक ऑपरेंड में सबसे पहले बनाएंगे। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लैक आई की नेचर, तो ऑप्शन में टिक कीजिएगा कंस्टिट्यूटिव जीन। और कंस्टिट्यूटिव जीन का दूसरा क्वेश्चन आता है जीन दैट रिमेन एक्सप्रेसिव थ्रू आउट द लाइफ टाइम क्या कहलाएगा? जो आपको लाइफ टाइम एक्सप्रेशन परफॉर्म करे वो कहलाएगा कंस्टिट्यूटिव। और इसे एक और नाम से जानते हैं हाउस कीपिंग जीन। बायो में क्या करता है, कभी कभी क्वेश्चन ट्विस्ट करना होता है, दूसरा नाम दे देता है। तो आप कंस्टिट्यूटिव जीन नाम याद रखे हुए, ऑप्शन में मिलेगा हाउस कीपिंग जीन। तो दोनों सेम नेम है, तो याद रखिएगा जीन दैट रिमेन एक्सप्रेसिव थ्रू आउट लाइफ टाइम क्या कहलाएगा? कंस्टिट्यूटिव। क्या एग्जाम्पल होंगे इसके? ग्लाइकोलिसिस की जीन। ग्लाइकोलिसिस बच्चे याद कीजिए, आपने जब रेस्पिरेशन देखा था तो उसमें आपने फर्स्ट स्टेप देखी थी रेस्पिरेशन की, इधर एरोबिक और एनेरोबिक हो, उसमें कहां जाते थे? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के जीन लाइफ टाइम एक्सप्रेसिव होते हैं। क्रेब साइकिल, इसके भी जीन लाइफ टाइम एक्सप्रेसिव होती है। और यहां ये क्यों पढ़नी है? क्योंकि एग्जाम में आएगा लैक आई। लैक आई रेगुलर क्या बनाता जाएगा? अपना प्रोडक्ट। तो लैक आई इज अ टाइप ऑफ, तो ऑप्शन में टिक कीजिएगा कंस्टिट्यूटिव जीन। दूसरा नॉन कंस्टिट्यूटिव या लग्जरी। अब इसमें नाम से ही क्लियर है, इस जीन की एक्सप्रेशन तब होगी जब ये क्या करेगा? ये आपको जब इसकी रिक्वायरमेंट होगी। जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन, जैसे आपने नीफ जीन पढ़ा है, नॉट जीन पढ़ा है, तो नीफ जीन नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो वो तभी एक्टिव होता है जब आपको क्या करना होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ऐसे जीन को जो लाइफ टाइम एक्सप्रेसिव ना हो, जब रिक्वायर्ड हो तभी एक्सप्रेसिव हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम नॉन कंस्टिट्यूटिव। जैसे लैक ऑपरेंड से कैसे रिलेटेड है? जब हम स्ट्रक्चरल जीन देखेंगे लैक ऑपरेंड का, तो अब 3 पढ़ते हैं, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। ऑल 3 आर लग्जरी जीन या नॉन कंस्टिट्यूटिव। तभी एक्सप्रेसिव होगा जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी, अगर जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो एक्सप्रेसिव नहीं होगा। लेकिन लैक आई रेगुलर फंक्शन करता रहेगा, लेकिन लैक जेड, लैक वाई और लैक ए तभी काम करेंगे जब इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आएगा, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए किसके सब टाइप है? इज अ टाइप ऑफ लग्जरी जीन और नॉन कंस्टिट्यूटिव। मतलब तभी एक्टिव होंगे जब उसकी क्या होगी? रिक्वायरमेंट। तो एग्जाम में आएगा जीन, सारे से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझिएगा। जीन डेट रिमेन एक्टिव व्हेन रिक्वायर्ड, नहीं तो ये आपको एक्टिव नहीं होगा। जब रिक्वायरमेंट होगी तभी आपको जो है वो क्या करेंगे? आपको एक्सप्रेसिव होंगे। हाउस कीपिंग वो भी बता रहे हैं, सब बता रहे। जीन डेट रिमेन एक्टिव व्हेन रिक्वायर्ड, एग्जाम्पल में कौन होगा बच्चे? नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन,
नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन को के बाद क्या होगा, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। ये 3 स्ट्रक्चरल जीन आप एग्जाम में देखेंगे कि ये पूछा जाएगा कि लैक जेड, लैक वाई और लैक ए जो जीन लैक ऑपरेंड में पढ़ते हैं वो एक्चुअल में कौन सी टाइप है, उसे कहते हैं हम लग्जरी या कंस्टिट्यूटिव, नॉन कंस्टिट्यूटिव। मतलब तभी एक्टिव होगा जब आपको इसकी फंक्शन जब रिक्वायर्ड होगी, नहीं तो ये क्या होगा, आपको जो एक्टिव नहीं होता। हाँ, इसे पूछा जा रहा है हाउस कीपिंग जीन क्यों कहते हैं। आप हाउस कीपिंग जीन को हाउस कीपर से आप जो है वो रेगुलेट करें, हाउस कीपर जो है वो हमेशा आपको एक्टिव रहते हैं। वैसे ही यहाँ है कि वैसे जीन जो एक्टिव रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ टाइम, उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हाउस कीपिंग जीन और कंस्टिट्यूटिव। समझ में आ गया अनिल। कंस्टिट्यूटिव जो हाईली एक्टिव हो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, जैसे हाउस कीपिंग के लिए हाउस कीपर से कोरिलेट करे। हर होटल्स में रहते हैं ना हाउस कीपर, तो हाउस कीपर से कोरिलेट करे। तो जो हाईली एक्टिव हो उसको हम कहते हैं हाउस कीपिंग जीन या कंस्टिट्यूटिव, और जो जब जरूरत हो तभी एक्टिव हो उसे लग्जरी जीन या कंस्टिट्यूटिव। ये दोनों में लैक आई का एग्जांपल आएगा तो कंस्टिट्यूटिव, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए आएगा तो नॉन कंस्टिट्यूटिव। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, एक और जीन क्वेश्चन में पूछ देता है, जंपिंग जीन। जंपिंग जीन को हम क्या कहते हैं, ट्राइपेनसोम। ये किसने खोजा, लेडी मेंडल ने, बारबरा मैकक्लिंटन ने। और इन्होंने इसे किसमें खोजा बच्चे, मेज में। तो एग्जाम में आएगा ऐसे जीन जो ट्रांसक्रिप्शन के समय अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, नाम क्या कहलाता है, जंपिंग जीन। और जंपिंग जीन से आएगा एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, जीन दैट चेंजेस इट्स पोजीशन ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, क्या कहलाएगा, जंपिंग जीन। तो जीन दैट चेंजेस इट्स पोजीशन, इट्स पोजीशन ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन आपके लिए नया नहीं है, आपने काफी डिटेल में पढ़ लिया ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। तो ऐसे जीन जो अपनी पोजीशन चेंज करे, जंपिंग जीन। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, जीन दैट चेंजेस इट्स पोजीशन ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। आप ऑप्शन में जाएंगे ट्राइपेनसोम या ट्राइपेनसोमा कहिए, या इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं जंपिंग जीन। जंपिंग जीन को किसने खोजा, लेडी मेंडल। लेडी मेंडल हम किन्हें कहते हैं, बारबरा मैकक्लिंटन को। कौन से ऑर्गेनिज्म में खोजा, मेज में। फोर्थ, होम्योटिक। होम्योटिक जीन क्या करता है, ऐसे जीन जो ऑर्गन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। इसमें होता है होम्यो बॉक्स, और होम्यो बॉक्स ही कंट्रोल करता है ऑर्गन बनाने का। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा होम्योटिक जीन में म्यूटेशन हो तो क्या हो जाते हैं, ऑर्गन रिप्लेस। जैसे ड्रोसोफिला में ये खोजा गया था, तो पूछा जाएगा कि मान लीजिए ड्रोसोफिला में एंटीना की जगह आ गया लेग्स, तो क्या हो गया, ऑर्गन रिप्लेस कर गया। तो कौन से जीन में म्यूटेशन, तो आप ऑप्शन में टिक करेंगे होम्योटिक जीन। तो होम्योटिक जीन क्या करता है, होम्यो बॉक्स कंटेनिंग होता है और क्या बनाता है, ऑर्गन। और एग्जाम में आएगा म्यूटेशन इन होम्योटिक जीन क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। जैसे एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम में आता है कि अगर किसी इंसेक्ट में एंटीना की जगह लेग्स आ जाए, मतलब ऑर्गन रिप्लेस हो गया, तो कौन से जीन की म्यूटेशन हुई, तो ऑप्शन में टिक कीजिएगा होम्योटिक जीन। तो पूछा जाएगा होम्योटिक जीन क्या करता है, फॉर्म क्या बनाता है, ऑर्गन। इट अकाउंट्स क्या होते हैं इसके पास, होम्यो बॉक्स। और क्या करेगा, म्यूटेशन। ये क्वेश्चन काफी आते हैं, म्यूटेशन इन होम्योटिक जीन, रिप्लेस ऑर्गन। जैसे एग्जांपल क्या होगा, इन प्लेस ऑफ एंटीना क्या आ जाए, आपको आ जाए लेग्स। इन प्लेस ऑफ एंटीना लेग्स गेट रिप्लेस्ड। तो एग्जाम में आएगा, अगर इंसेक्ट में आपको जो है ये किस में खोजा गया, ड्रोसोफिला में। तो ड्रोसोफिला में
आप इसको आइकॉन स्पीसीज ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं ड्रोसोफिला को। तो अगर आपके पास क्या हो गया ड्रोसोफिला में क्या आ गया, अगर आपको ऑर्गन रिप्लेस हो गए, मतलब लेग्स रिप्लेस हो गया किसकी जगह, एंटीना की जगह, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे कौन सी जीन, होमियोटिक। तो एग्जाम में क्वेश्चन किससे आता है, कंस्टिट्यूटिव जीन, एग्जाम में क्वेश्चन आता है नॉन कंस्टिट्यूटिव, एग्जाम में क्वेश्चन आता है जंपिंग जीन, एग्जाम में क्वेश्चन आता है होमियोटिक जीन, और एक तो आप पहले से ही फैमिलियर होंगे ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन क्या करता है, जो कैंसर कॉजिंग होता है, तो कैंसर कॉजिंग जीन को हम क्या कहते हैं, वो तो आप कैंसर में डिटेल में पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऑन्कोजीन। जैसे ट्यूमर सप्रेसर जीन, प्रोटो ऑन्कोजीन, ये सब ऑन्कोजीन के टाइप है। तो हमें जीन रेगुलेशन तो डिटेल में पढ़नी है, उससे पहले कभी कभी कंस्टिट्यूटिव, नॉन कंस्टिट्यूटिव, जंपिंग जीन, होमियोटिक जीन और सिस्ट्रॉन, म्यूटन और रेकॉन पे भी क्वेश्चन फ्रेम कर दिए जाते हैं। और कभी कभी ऐसा आ जाएगा कि दे देगा डीएनए, जीन, जीनोम, क्रोमोसोम, तो उसमें आपको साइज ऑर्डर आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ सकता है। तो हमें सबसे छोटे साइज कौन होंगे, जीन, जीन के बाद डीएनए, फिर क्रोमोसोम और फिर जीनोम। जीनोम क्या होता है बच्चे, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे हमारे पास टोटल क्रोमोसोम 2n इज इक्वल टू कितने, 46, तो हमारे जीनोम में कितने क्रोमोसोम होंगे, तो आपको हैप्लॉइड सेट में 23। या ऐसा कह सकते हैं जो गैमेट्स के थ्रू ट्रांसफर होता है, ऐसे क्रोमोसोम सेट को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जीनोम। तो जीनोम मतलब 23 क्रोमोसोम हमारे रिस्पेक्ट में, तो जिसकी भी हैप्लॉइड सेट होगी वो क्या कहलाएगा, जीनोम कहलाएगा। और ये 4 टाइप समझ में आ गया, कंस्टिट्यूटिव, नॉन कंस्टिट्यूटिव, जंपिंग और होमियोटिक। और उसके अलावा ऑन्कोजीन तो आपको पहले से ही पता है, ऑन्कोजीन मतलब कैंसर कॉजिंग जीन। पूछा जाएगा अगर ये सेल में होगा, होस्ट सेल में, तो सी ऑन्कोजीन, वायरस में होता है तो वी ऑन्कोजीन। अब हमें आना है जीन की रेगुलेशन, जिसमें हमें लैक ऑपरेंट देखना है। तो ये समझ में आ गया। अब समझे लैक ऑपरेंट से क्या पूछा जाएगा, समझ गए बच्चे, चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले फिर हम आगे देखें। चलिए अब देखिए एक कंसेप्ट है, अब जीन रेगुलेशन को समझिएगा ध्यान से। अब हमने एक कंसेप्ट देख लिया, जीन एक्चुअल में क्या है बच्चे, डीएनए सेगमेंट्स। और मान लीजिए ये जीन कौन से नेचर का है बच्चे, ये मान लीजिए जीन जो है सिस्ट्रॉन नेचर का है। तो सिस्ट्रॉन नेचर का है तो ये क्या करेगा बच्चे, ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या बनाएगा, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। एमआरएनए बनाएगा, आरआरएनए बनाएगा और टीआरएनए बनाएगा। इसके बाद क्या करेगा, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के बाद क्या बनेगी, प्रोटीन। प्रोटीन, कुछ प्रोटीन बच्चे कौन से एक्टिविटी के होते हैं, एंजाइमेटिक। एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीनस नेचर के। और एंजाइम क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट। तो एक क्वेश्चन था आपका स्टार्टिंग में, जीन रेगुलेशन की डिफिनीशन क्या होती है। तो अब ये जीन रेगुलेशन की डिफिनीशन क्लियर हो गए। संचित आपका क्वेश्चन था, ध्यान से समझिए। जीन रेगुलेशन क्या आएगा, तो पहले हमने देख लिया जीन एक्चुअल में होते क्या है। अब हमें देखना है जीन रेगुलेशन प्रोकैरियोट्स में कौन से लेवल पे होती है, तो ट्रांसक्रिप्शन। यूकैरियोट्स में कितने लेवल पे, 4। अब क्वेश्चन आएगा हाउ जीन रेगुलेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो हमें देखिए कैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेगुलेट कर रहा है। तो जीन में क्या है, डीएनए सेगमेंट्स। अगर ये डीएनए सेगमेंट सिस्ट्रॉन है तो क्या बनाएगा, प्रोटीन। कैसे प्रोटीन बनाता है,
तो पहले डीएनए सेगमेंट से बनते हैं, ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनते हैं बच्चे, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, बट आपके सिलेबस में एमआरएनए बनाना था। एमआरएनए बनाने के बाद, आरआरएनए बनाने के बाद और टीआरएनए, इन तीनों के यूज से हमने बच्चे क्या बनाया, प्रोटीन। प्रोटीन में आपने देखा था प्रोटीन आगे चल के किस में ट्रांसफॉर्म होता है, एंजाइम। आपने क्या पढ़ी है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर प्रोटीनस इन नेचर, कुछ एक्सेप्शन पढ़ा था जैसे राइबोजाइम जो आरएनए नेचर के थे। अब यही एंजाइम सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या करता है, रेगुलेट। जैसे एनसीईआरटी ने लिखा है, मान लीजिए एम्ब्रियो से पूरा ऑर्गेनिज्म बनना, वो एक्चुअल में किससे कंट्रोल होता है, जीन रेगुलेशन से। तो जीन रेगुलेशन मतलब समझ में आ गया कि जीन कैसे रेगुलेट करेगा मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, तो एक फ्लो चार्ट याद रखना है। अगर वो जीन सिस्ट्रॉन है तो ट्रांसक्रिप्शन से डिफरेंट टाइप की आरएनए बनाएगा, और आरएनए बनाने के बाद वो किस में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन में। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हम पढ़ चुके हैं, अब हमें देखना है जीन की रेगुलेशन कैसे होगी। तो प्रोटीन क्या करेगा, प्रोटीन अब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एंजाइम में, और एंजाइम को हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, और मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन कौन कंट्रोल करता है सेल में, एंजाइम। तो इसी को हमें देखना है टू सब हेडिंग में, एक को हमें देखना है लैक ऑपरेंट और एक ट्रिप्टोफान। आपके सिलेबस में जो दोनों जीन रेगुलेशन है वो कौन से लेवल पे है, ये दोनों आपको जो है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, मतलब प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन है। यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन में केवल 4 पॉइंट याद रखना है कि यूकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन कौन कौन से लेवल पे होता है। यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन आपके सिलेबस में रहता तो सिलेबस काफी कॉम्प्लेक्स हो जाते, क्योंकि यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन काफी टफ सिलेबस है। लेकिन प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन समझना, लैक सिंपल सिलेबस आपको दिए हुए हैं, कौन सा, प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। तो हम जीन रेगुलेशन कैसे होगी समझ में आ गया कि जीन ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, फिर प्रोटीन बनाने के बाद एंजाइम में कन्वर्ट होगा, और एंजाइम मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल करेंगे। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, क्या एग्जांपल में दिया है, फीटस डेवलपमेंट। इज एन एग्जांपल ऑफ जीन रेगुलेशन। अब इसमें हमें 2 ऑपरेंड पढ़नी है डिटेल में, एक लैक ऑपरेंड और एक बच्चे देखने हैं ट्रिप्टोफान। ये दोनों ऑपरेंड से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑपरेंड क्या होता है वो देखना है, लैक ऑपरेंड क्या होता है। 90% पॉसिबिलिटी है सिलेबस में लैक ऑपरेंड ही पूछा जाए, लेकिन कभी कभी ट्रिप्टोफान ऑपरेंड भी देते हैं। तो हम अब लैक ऑपरेंड या ऑपरेंड क्या होता है वो पूरे सीक्वेंस देखें। तो यहाँ के स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आए किस पे, ऑपरेंड पे। और ऑपरेंड में कौन सी ऑपरेंड देखना है, पहले लैक ऑपरेंड। चलिए बच्चे, अब लैक ऑपरेंड जो आपके एनसीईआरटी ने डिटेल में डिस्क्राइब किया है उसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। अब हमने जीन की इंट्रोडक्शन देख ली, तो आपको जो है, और जीन रेगुलेशन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कौन से लेवल पे होता है वो देख लिया। तो लैक ऑपरेंड अब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अब हमारे सिलेबस में कौन से ऑपरेंड है, सबसे पहले लैक ऑपरेंड। लैक ऑपरेंड से क्या पूछा जाएगा, सो देखें, लैक ऑपरेंड किसने डिस्कवर्ड की बच्चे, एनसीईआरटी ने लिखी है जैकब एंड मोनेड ने। कौन से ऑर्गेनिज्म में लैक ऑपरेंड खोजा, ई कोलाई। मतलब हमने पहले ही बताया आपको केवल प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन ही पढ़नी है, मतलब सिंपल सिलेबस है आपके मेडिकल का। जैकब एंड मोनेड ने किसमें खोजा, ई कोलाई में। और कहां डिस्कवर्ड की, पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पास्चर इंस्टीट्यूट कहां है बच्चे, पेरिस में। तो जैकब एंड मोनेड ने सबसे पहले क्या खोजी, लैक ऑपरेंड। और लैक ऑपरेंड जो है हमारे पास कौन से ऑर्गेनिज्म में खोजा गया, ई कोलाई में। अब पूछा जाएगा ये लैक ऑपरेंड में 2 सब हेडिंग आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बच्चे। एक है इन प्रेजेंस ऑफ
लैक्टोज और इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, दोनों ध्यान से समझिएगा क्या होगा। इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे फ्रेम होते हैं। 90% क्वेश्चन लैक ऑपरेंट से आते हैं, कभी कभी ट्रिप्टोफान से भी आते हैं। तो लैक ऑपरेंट में पहली सब हेडिंग क्या है? केस फर्स्ट, ध्यान से समझिएगा। इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज नहीं हो तो क्या होगा? और दूसरी सब हेडिंग एग्जाम में पूछा जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। अब एक वर्ड है लैक ऑपरेंट से पहले बच्चे, लैक का मतलब होता है लैक्टोज और ऑपरेंट क्या है? कोऑर्डिनेटेड जीन। तो कोऑर्डिनेटेड जीन को हम एक साथ अगर मिला रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑपरेंट। जैसे एक ऑपरेंट एनसीईआरटी ने बनाया, हम भी बना रहे हैं, समझिए ये ऐसा। एक आपने ये डीएनए लिया, इस डीएनए में देखिए इस सीक्वेंस को कहते हैं आरआई, मतलब रेगुलेटर। इसे क्या कहेंगे? रेगुलेटर। दूसरा समझिएगा बच्चे, दूसरा क्या होता है? पी, पी मतलब प्रमोटर। फिर होगा ओ, ओ मतलब ऑपरेटर। और 3 स्ट्रक्चरल जीन बनानी है। एक को बनाने हैं जेड, लैक वाई और लैक ए। तो बच्चे ऑपरेंट क्या हो गया? ऑपरेंट हो गया कोऑर्डिनेटेड जीन सेगमेंट्स। और ये कोऑर्डिनेटेड जीन सेगमेंट्स हमारे पास जो है वो कौन कौन से जीन है? एक है आपको ऑपरेटर, एक है प्रमोटर, एक है रेगुलेटर और 3 क्या है? स्ट्रक्चरल जीन। मतलब इस लैक ऑपरेंट में हमारे पास जो आर आई है, इसका मतलब क्या होगा? रेगुलेटर। जहां पी लिखा है प्रमोटर, जहां ओ लिखा है ऑपरेटर, और जहां जेड वाई और ए लिखा है बच्चे वो क्या है? स्ट्रक्चरल जीन। तो सारे जीन को मिला दीजिए तो उस कोऑर्डिनेटेड जीन सेगमेंट्स सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? ऑपरेंट। तो ऑपरेंट मतलब समझ में आ गया? जैसे पहले है रेगुलेटर, फिर है क्या? प्रमोटर, फिर है ऑपरेटर और फिर है स्ट्रक्चरल जीन। सबको कलेक्टिवली मिलाएंगे तो उस कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? ऑपरेंट। और ऑपरेंट में हमारे पास जब लैक्टोज नहीं होगा तब क्या सीक्वेंस आएगी, और लैक्टोज होगा तो क्या होगा? समझिएगा, ध्यान से समझिए। आर आई क्या बता रहा है? आर आई बताएगा रेगुलेटर को। अब समझिएगा यहाँ क्या है? लैक्टोज नहीं है तो क्या होगा? अभी आपने देखा था इस आर आई को लैक आई भी कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। लैक आई बच्चा क्या करेगा? इसे कंस्टिट्यूटिव जीन आपने कहा है, ये करेगा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनाएगा बच्चे? रिप्रेसर एमआरएनए। सारे से क्वेश्चन आएंगे। रिप्रेसर एमआरएनए, रिप्रेसर एमआरएनए आपको जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? प्रोटीन में। कौन सी फेनोमेनन? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन से कौन सी प्रोटीन बन जाएगी बच्चे? रिप्रेसर प्रोटीन। अब पूछा जाएगा ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है? बनता तो मोनोमर फॉर्म में है बट कन्वर्ट हो जाता है टेट्रामर में। टेट्रामर कहने का मतलब 4 मोनोमर कंजुगेट हो जाएगी। और ये रिप्रेसर प्रोटीन बना कैसे? मोनोमर में। और मोनोमर में बनने के बाद किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया? टेट्रामर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है लैक ऑपरेंट की रिप्रेसर प्रोटीन कौन से फॉर्म में मिलते हैं? टेट्रामर। बनेगा मोनोमर में, किसमें कन्वर्ट हो गया? टेट्रामर में। ध्यान से समझिएगा। अब ये टेट्रामर कहां जाके बाइंड हो जाएगा? टेट्रामर बाइंड हो जाएगा कहां पे? ऑपरेटर से। तो टेट्रामर कहां बाइंड हो गया बच्चे? ऑपरेटर से। और ऑपरेटर से बाद जाके बाइंड हो गया टेट्रामर। तो क्या होगा? टेट्रामर जैसे ही यहां बाइंड हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, टेट्रामर जब ऑपरेटर से बाइंड होगा तो यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज है, कौन सा एंजाइम है बच्चे? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में याद कीजिए हम लोग ने क्या पढ़ा था? अल्फा, अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा और सिग्मा। ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ पाएगा? नहीं। आरएनए पॉलीमरेज क्यों नहीं बढ़ पाएगा? क्योंकि ऑपरेटर पे क्या जाके जुड़ गया? रिप्रेसर प्रोटीन। कौन से फॉर्म में? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, टेट्रामर फॉर्म में। अब टेट्रामर फॉर्म में बाइंड हो गया तो क्या ये आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से आगे बढ़ पाएगा? नहीं। मतलब प्रमोटर की क्लियरेंस नहीं होगी। और आपने देखा था जब टाटा बॉक्स पे प्रमोटर बाइंड हो के आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाता था तो जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक ट्रांसक्रिप्शन होगी? नहीं।
तो ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर से क्या जुड़ गया है? रिप्रेसर प्रोटीन। कौन से फॉर्म में? टेट्रामर फॉर्म में। तो ट्रांसक्रिप्शन होगी नहीं, ये आरएनए आगे नहीं बना, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? नो ट्रांसक्रिप्शन। और आपने देखा था जीन रेगुलेशन प्रोकैरियोट्स में कौन से लेवल पे होते हैं बच्चे? ट्रांसक्रिप्शन लेवल। तो ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं हुई तो क्या ट्रांसलेशन होंगे? नहीं। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं हुआ कब? जब रिप्रेसर प्रोटीन आपको या रेगुलेटर प्रोटीन, यहां रिप्रेसर या रेगुलेटर से कॉमन क्यों है? क्योंकि ये ऑपरेंड ऑफ ला रहा है या स्विच ऑफ ला रहा है, मतलब यहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं परफॉर्म कर रहा, तो इसे स्टेटस को हम क्या कहते हैं बच्चे? इसे कहते हैं ऑपरेंड ऑफ। तो हमने क्या देखा बच्चे? कोऑर्डिनेटेड जीन को हम क्या कहते हैं? ऑपरेंड। और इसमें जो रेगुलेटर है वो ट्रांसक्रिप्शन से बनाएगा रिप्रेसर एमआरएनए। रिप्रेसर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये स्विच ऑफ ला रहा है या ऑपरेंड ऑफ ला रहा है। पूछा जाएगा रिप्रेसर एमआरएनए क्या बनाता है? रिप्रेसर प्रोटीन। और ये कौन से टाइप के जीन है बच्चे? कंस्टिट्यूटिव, मतलब लाइफ टाइम एक्सप्रेसिव होगा। तो हमेशा रेगुलर रूप से क्या बनाएगा? रिप्रेसर एमआरएनए फिर रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन बनते किस फॉर्म में है? तो बनते हैं बच्चे आपको मोनोमर फॉर्म में, बट पॉलीमराइज होके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? टेट्रामर। और ये टेट्रामर फॉर्म कहां जाके बाइंड होगा बच्चे? ऑपरेटर से। और ऑपरेटर से जब बाइंड हो जाएगा तो स्विच ऑफ की कंडीशन आएगी। इसका मतलब क्या होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट है प्रमोटर पे, आपने पढ़ा था प्रमोटर क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन जब देखी थी तो आपने दो कंपोनेंट्स तो वहां भी पढ़ा था, प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन। दो यहाँ नया आ गया, एक आ गया आपको क्या? रेगुलेटर, और एक आ गया ऑपरेटर। तो रेगुलेटर जीन क्या बनाया? रिप्रेसर प्रोटीन। और रिप्रेसर प्रोटीन कहां जाके बाइंड हो गया? ऑपरेटर पे, जिससे आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाए, मतलब उसको प्रमोटर क्लियरेंस जो कहते हैं वो नहीं हो पाई। और प्रमोटर क्लियरेंस नहीं होने से ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा? नहीं। आपने वहां देखा था टाटा बॉक्स पे जब आरएनए पॉलीमरेज आता है तो वो आगे बढ़ता है तभी ट्रांसक्रिप्शन होती है। यहाँ ट्रांसक्रिप्शन होंगे? नहीं। और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम? स्विच ऑफ या ऑपरेंड ऑफ, मतलब जीन की रेगुलेशन नहीं हुई। अब दूसरा समझिएगा, अगर मीडियम में लैक्टोज है, ये था जब मीडियम में लैक्टोज ना हो। अब समझिएगा जब मीडियम के पास लैक्टोज हो तो क्या होगा? ध्यान से समझेंगे। मीडियम के पास लैक्टोज है, यही कंडीशन फिर से रिपीट कीजिए ऐसे। तो ये था बच्चे आर आई, इसको लैक आई भी कहते हैं रेगुलेटर। अभी हमने देखा था लैक आई आर आई कहिए, आर फॉर रेगुलेटर। ये था पी प्रमोटर, ये है ओ ऑपरेटर, ये है स्ट्रक्चरल जीन 3 जेड वाई ए। अब समझिएगा ये तो लाइफ टाइम एक्सप्रेसिव जीन है, तो ये अपना एक्टिविटी करेगा ही, ये कभी बंद नहीं होता। तभी हमने पहले कंस्टिट्यूटिव जीन बता दिया है। ये क्या करेगा बच्चे? ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान से समझेंगे। और ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनाएगा बच्चे? एमआरएनए। और इस एमआरएनए को हम कौन सी एमआरएनए कहते हैं? रिप्रेसर। कैसे बनेंगे? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये क्या बनाएगा बच्चे? ट्रांसलेशन से प्रोटीन। ध्यान से समझिएगा, ट्रांसलेशन से कौन सी प्रोटीन बनाया? रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन कैसे बनेंगे बच्चे? यहां भी मोनोमर फॉर्म में, किसमें कन्वर्ट होगा बच्चे? टेट्रामर। अब ध्यान से समझिएगा, अब मीडियम में लैक्टोज है, पहले मीडियम में लैक्टोज नहीं था, अब मीडियम में लैक्टोज है, ये मान लीजिए लैक्टोज है। अब लैक्टोज है तो क्या करेगा बच्चे? लैक्टोज कहां जाके बाइंड हो जाएगा? लैक्टोज बाइंड हो जाएगा आपको इस रिप्रेसर टेट्रामर से। और रिप्रेसर प्रोटीन से जब लैक्टोज बाइंड हो गया तो क्या हो जाएगा? इसको यहां पर कंजुगेट नहीं होने देगा, मतलब वो उसे इनएक्टिव बना देगा। वो इनएक्टिव हो जाएंगे तो कहां बाइंड नहीं होगा? ऑपरेटर से। अब ऑपरेटर से यहां ये बाइंड नहीं हो गया तो क्या हो जाएगा? यहां पे जो आरएनए पॉलीमरेज थे अल्फा, आपने देखा था अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा और सिग्मा, ये आरएनए पॉलीमरेज आगे की ओर बढ़ेगा। और आगे की ओर बढ़ा तो इस कंडीशन को जहां प्रमोटर क्लियरेंस हुए क्या कहते हैं? इसे ऑपरेंड ऑन। ऑपरेंड ऑन या स्विच ऑन में क्या होगा बच्चे? ट्रांसक्रिप्शन।
ट्रांसक्रिप्शन के बाद कौन सी एमआरएनए बनेगी? हमने देखा था प्रोकैरियोट्स में बनता है पॉलीसिस्टोनिक। कौन सा एमआरएनए बना? पॉलीसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यहां हुए, वहां नहीं हुआ था। ध्यान से सारे फैक्ट को समझेंगे। पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, और ये आगे चल के क्या बनाएगा? प्रोटीन। कौन सी फेनोमेनन से? ट्रांसलेशन। तो 3 टाइप की प्रोटीन बनेगी। एक बनेगा बीटा ग्लैक्टोसिडेज, एक बनेगा बच्चे परमिएज, और एक बनेगा ट्रांसएसिटाइलेज। तो हमारे पास बच्चे यहाँ पे क्या बना? यहाँ लैक जेड क्या बनाएगा? तो लैक जेड बनाएगा, याद रखिएगा, लैक जेड बनाएगा बीटा ग्लैक्टोसिडेज। अभी सबके फंक्शन देखेंगे। लैक वाई क्या बना के देगा? परमिएज, सबसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और लैक ए क्या बना के देगा? ट्रांसएसिटाइलेज। ट्रांसएसिटाइलेज। तो हमने क्या देखा बच्चे? जब मीडियम में लैक्टोज नहीं था तो ऑपरेंट थे ऑफ। जैसे ही मीडियम में लैक्टोज आ गया तो ऑपरेंट हो गया ऑन। तो एग्जाम में अब क्वेश्चन क्या आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लैक ऑपरेंट में लैक्टोज का क्या काम है? तो लैक्टोज जब रहता है तो ऑपरेटर से किसे बाइंड नहीं होने देता? रेगुलेटर की रिप्रेसर प्रोटीन को, जिससे क्या होती है? ऑपरेंट ऑन। अब एग्जाम में पूछा जाएगा कि लैक ऑपरेंट किसकी टाइप है? कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक? अब सभी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में जो पूछा जाता है। लैक ऑपरेंट इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ऑप्शन में टिक कीजिएगा कैटाबॉलिक। अभी क्यों कैटाबॉलिक होगा उसके पीछे रीजन देखेंगे। क्या देखेंगे? ये जो बीटा ग्लैक्टोसिडेज है वो क्या करता है? लैक्टोज को 2 पार्ट्स में तोड़ देता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। पूछा जाएगा परमिएज का काम क्या है? तो नाम से ही क्लियर है, ई कोलाई की मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ाएगा, और परमेबिलिटी बढ़ाएंगे तो अधिक से अधिक लैक्टोज ई कोलाई सेल में आएगा। ट्रांसएसिटाइलेज क्या करता है? तो ये बीटा ग्लैक्टोसिडेज के साथ क्या जोड़ता है? एसिटाइल ग्रुप, जिससे उसकी एक्टिविटी बढ़ते हैं। तो एग्जाम में आएगा कि हमारे पास ये 3 कब एक्टिव होंगे? जब मीडियम में लैक्टोज हो, तभी ट्रांसक्रिप्शन भी होगी और तभी ट्रांसलेशन होगा। पूछेगा यहाँ स्ट्रक्चरल जीन की प्रोडक्ट कैसी है? मोनोसिस्टोनिक या पॉलीसिस्टोनिक? तो ऑप्शन में टिक करेंगे पॉलीसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक कहने का मतलब सारे एमआरएनए कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में बन रहे हैं, और सब अलग अलग क्या बना रहा है? 3 टाइप के प्रोटीन। एक बना रहा है लैक जेड बीटा ग्लैक्टोसिडेज, लैक वाई परमिएज, लैक ए ट्रांसएसिटाइलेज। सबके फंक्शन अभी देखेंगे। और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या? हमारे पास जो है लैक ऑपरेंट जो है वो किसने डिस्कवर्ड की? तो जैकब एंड मोनेड ने। और पूछा जाएगा कहां, कौन से ऑर्गेनिज्म में? ई कोलाई में। पूछा जाएगा लैक ऑपरेंट जो है उसमें स्ट्रक्चरल जीन कितने होते हैं? 3। रेगुलेटर कितने हैं? सिंगल। प्रमोटर कितने हैं? सिंगल। ऑपरेटर कितने हैं? सिंगल। और इस कोऑर्डिनेटेड जीन सेगमेंट्स को जो अलग अलग जीन को मिलाया है उसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेंट। तो ये यहां तक बच्चे समझ में आ गया कि स्विच ऑन कब होगा? जब मीडियम में लैक्टोज होंगे। स्विच ऑफ या ऑपरेंट ऑफ की कंडीशन कब आएगा? जब मीडियम में लैक्टोज नहीं है। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, 8 और 9 टाइप के। वो सारे क्वेश्चन हम लोग देख ले जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो लैक ऑपरेंस क्लियर हो जाएंगे। समझ में आ गया बच्चे? ये लैक ऑपरेंट समझ में आया? अब इसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले, फिर हम इसके सारे क्वेश्चन कराएं जो लैक ऑपरेंट पे पूछा जाता है। अभी क्या सीखा हमने कि ऑपरेंट ऑन कब होगा? जब मीडियम में लैक्टोज आपको जो है होंगे, और मीडियम में लैक्टोज नहीं है तो ऑपरेंट क्या हो जाएगा? ऑफ। ऑफ कहने का मतलब आरएनए पॉलीमरेज मूव नहीं करेगा, और ऑन कहने का मतलब आरएनए पॉलीमरेज मूव करेंगे। आरएनए पॉलीमरेज को कौन नहीं मूव करने देता? ऑपरेटर में प्रेजेंट टेट्रामर रिप्रेसर प्रोटीन। क्लियर? अब इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर इस पे हम 8 और 9 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सभी क्वेश्चन जो आज तक पूछे गए सब कर ले तो हमारे सारे लैक ऑपरेंट के क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर?
अब देखें लैक ऑपरेंड के सभी क्वेश्चन। अभी तक लैक ऑपरेंड के जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने स्टार्टिंग में ही बताया बच्चे, लैक ऑपरेंड ही सबसे अधिक आता है। 90% पॉसिबिलिटी है एग्जाम में लैक ऑपरेंड आए, 10% पॉसिबिलिटी है इसके बाद एक ऑपरेंड देखना है, वो ट्रिप्टोफान। तो ट्रिप्टोफान एनसीईआरटी ने केवल नेम यूज किया है, इसलिए ट्रिप्टोफान 10% पूछे जाते हैं। लैक ऑपरेंड को जो डायग्राम के साथ बनाया है डिटेल में, तो लैक ऑपरेंड से अभी तक जितने क्वेश्चन आते हैं सब देख लीजिए, समझिए। फर्स्ट आता है लैक ऑपरेंड अकाउंट। सारे क्वेश्चन देख ले। लैक ऑपरेंड के पास क्या होता है बच्चे? इसके पास होता है वन रेगुलेटर, वन प्रमोटर, वन ऑपरेटर, कभी कभी सिंपल यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन है? जेड, वाई और ए। दूसरा क्वेश्चन आएगा लैक जेड क्या बना के देता है? तो आपने देखा है बीटा ग्लैक्टोसिडेज। बीटा ग्लैक्टोसिडेज क्या करता है? ये लैक्टोज को तोड़ देता है। लैक्टोज को किसमें तोड़ेगा? 2 कंपोनेंट्स में, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। लैक वाई क्या बना के देगा? कभी कभी मैच करने के लिए आएगा, तो लैक वाई आएगा परमिएज। नाम से ही क्लियर है, परमिएज क्या करेगी? इंक्रीज परमेबिलिटी। ऑफ इकोलाई मेम्ब्रेन। इकोलाई के मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज करेगा बच्चे, जिससे क्या होंगे? मोर टू मोर लैक्टोज एंटर करेगा कहां? इकोलाई सेल में। तो मोर लैक्टोज के एंट्रेंस के लिए इकोलाई सेल में आपको जो है मोर लैक्टोज एंटर करे, उसमें कौन हेल्प करेगा बच्चे? लैक वाई। तीसरा समझिएगा, लैक ए क्या करेगा? फॉर्म ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज। अब इसका काम क्या है? ये क्या करता है? ऐड एसिटाइल ग्रुप टू बीटा ग्लैक्टोसिडेज। अब बीटा ग्लैक्टोसिडेज के साथ एसिटाइल ग्रुप जुड़ेगा तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? आपको जो है वो इंक्रीज बीटा ग्लैक्टोसिडेज। तो कभी कभी एग्जाम में आएगा लैक वाई क्या बना के देगा? तो आप ऑप्शन में टिक करेंगे परमिएज। परमिएज नाम से क्लियर है, परमेबिलिटी इंक्रीज करेगा इकोलाई के मेम्ब्रेन के, जिससे क्या होगा? मोर टू मोर लैक्टोज एंटर करेंगे इकोलाई सेल में। बीटा ग्लैक्टोसिडेज किसको तोड़ेगा? लैक्टोज को। कितने पार्ट्स में? 2, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। और लैक ए का काम क्या है? ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज का काम क्या है? एसिटाइल ग्रुप जोड़ना कहां? बीटा ग्लैक्टोसिडेज में, जिससे बीटा ग्लैक्टोसिडेज की एक्टिविटी बढ़ जाए। अब एग्जाम का नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ऐसा होता है, लैक ऑपरेन इज एन एग्जांपल ऑफ। टाइप ऑफ विच मेटाबॉलिक रिएक्शन? विच मेटाबॉलिक रिएक्शन? अब बोर्ड पे देखे थे आपने, तो बताइए लैक ऑपरेंड किसकी टाइप है? कौन से मेटाबॉलिक की? 2 ऑप्शन आता है, कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक। कौन सा? लैक ऑपरेंड इज एन एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिक ऑपरेंड या एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक मतलब लार्जर कंपोनेंट से स्मॉलर कंपोनेंट्स में टूटा। एनाबॉलिक, एना मींस टू बिल्ड अप, कैटा मींस टू कट। हाँ, तो कौन से टाइप है? कोशिका सही है बच्चे, कैटाबॉलिक। प्रेरक सही है, कैटाबॉलिक सही है, कैटाबॉलिक। सब यही सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, विथ रेस्पेक्ट टू रेगुलेटर जीन, लैक ऑपरेंड कौन सा रेगुलेशन देगा? पॉजिटिव या निगेटिव? यही सब एग्जाम में पूछा जाएगा। विथ रेस्पेक्ट टू रेगुलेटर जीन,
लैक ऑपरेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताइए बच्चे, अगर हम रिप्रेसर जीन के रेस्पेक्ट, रेगुलेटर जीन या रिप्रेसर जीन के रेस्पेक्ट में अगर हम लैक ऑपरेंट की एक्सप्रेशन देखें तो क्या था? लैक ऑपरेंट का रेगुलेशन कौन से रेगुलेशन का एग्जांपल था? नेगेटिव या पॉजिटिव? कोशिका नेगेटिव, गुनगुन नेगेटिव। सोचिए ना, जब हम लैक ऑपरेंट में लैक्टोज नहीं था तो ऑपरेंट ऑन होता था या ऑफ होता था? तो लैक्टोज नहीं थे तो क्या लाता था? प्रेरक। बच्चे पॉजिटिव रेगुलेशन नहीं, रिप्रेसर के रेस्पेक्ट में कौन सी रेगुलेशन? सही है शीतल, सही है कोशिका, सही है गुनगुन। प्रेरक बच्चे वो कौन सी रेगुलेशन है? नेगेटिव। अब सोचिए ना, मान लीजिए रेगुलेटर अगर नहीं है, सॉरी, अगर आपको लैक्टोज नहीं है तो हमारे पास कैसा ला रहा है? स्विच ऑन या स्विच ऑफ? तो स्विच ऑफ ला रहा है वो, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। तो हमारे पास ये रेगुलेशन कौन सी होगी? अब आएंगे नेगेटिव। सारे से क्वेश्चन आता है नेगेटिव रेगुलेशन। एनसीईआरटी ने लिखा है लैक ऑपरेंट रिप्रेसर के रिस्पेक्ट में कौन सा है? वो है नेगेटिव रेगुलेशन। पॉजिटिव रेगुलेशन वहां लिखा है, वो आपके सिलेबस में समझिएगा, लिखा हुआ है पॉजिटिव रेगुलेशन बियॉन्ड द सिलेबस। लेकिन क्या होता है, पॉजिटिव रेगुलेशन होते हैं, किससे होते हैं वो भी हम बताएंगे, लेकिन आपके सिलेबस में अभी याद रखना है कि रिप्रेसर के रिस्पेक्ट में कौन सी रेगुलेशन होगी? आपको नेगेटिव रेगुलेशन। अगला क्वेश्चन, अगर ये हम लेते हैं सबस्ट्रेट के रेस्पेक्ट में, सबस्ट्रेट यहां कौन है बच्चे? लैक्टोज, तब ये रेगुलेशन कौन सा होगा? इंड्यूसिबल या रिप्रेसेबल? तो हम क्वेश्चन आएगा विथ रेस्पेक्ट टू रेगुलेशन जीन, रेगुलेटर जीन के रेस्पेक्ट में आपको जो है लैक ऑपरेंट कौन सी एग्जांपल होगी? नेगेटिव रेगुलेशन। तो पहले क्वेश्चन सिंपली आता है कि लैक ऑपरेंट में क्या होगा? तो सिंगल रेगुलेटर, सिंगल प्रमोटर, सिंगल ऑपरेटर और 3 स्ट्रक्चरल जीन। कभी कभी तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा आएगा लैक जेड का काम क्या होगा? लैक वाई का क्या होगा? फिर लैक ए का। तीसरा आएगा लैक ऑपरेंट जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन में किसकी टाइप है? कैटाबॉलिक। और लैक ऑपरेंट की रेगुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू रिप्रेसर या रेगुलेटर प्रोटीन कौन से हैं? तो नेगेटिव रेगुलेशन। अब हमें पूछा जाएगा ये सबस्ट्रेट के रेस्पेक्ट में कौन सा है? इंड्यूसिबल या रिप्रेसेबल? वो भी क्वेश्चन 8 और 9 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सभी हम क्वेश्चन कर ले तो हमारे पास जो भी, पहले हम इसके स्क्रीनशॉट ले फिर आगे हम क्वेश्चन पे आए। नमस्कार सर, बस 2 मिनट और। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। विथ रेस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट लैक ऑपरेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल होगा? ऑप्शन पूछा जाएगा इंड्यूसिबल ऑपरेंट या रिप्रेसेबल। लैक्टोज है तो ऑपरेंट का क्या होगा? ऑपरेंट ऑन होंगे या ऑफ? पहले हमने देखा रेगुलेशन रिप्रेसर प्रोटीन के रेस्पेक्ट में, अब बताना है विथ रेस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट लैक ऑपरेंट किसका एग्जांपल है? इंड्यूसिबल या रिप्रेसेबल? गुनगुन का आंसर है इंड्यूसिबल। और रिप्रेसेबल नहीं, शीतल इंड्यूसिबल। अब सिंपल सोचिए ना, लैक्टोज है तो ऑपरेंट ऑन हो रहा है ऑफ हो रहा है? अगर लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंस है तो ऑपरेंट क्या हो रहा है? ऑन। तो अब सबका आंसर सही है, इंड्यूसिबल। तो लैक्टोज है तो ऑपरेंट ऑन और लैक्टोज नहीं है तो ऑपरेंट ऑफ। तो ये किसका एग्जांपल होगा? इंड्यूसिबल। रेगुलेटर में क्या देखे थे? अगर लैक्टोज नहीं था तो कौन सी रेगुलेशन ला रहा था? नेगेटिव। अब नेक्स्ट पूछा जाएगा आपसे
रियल इंड्यूसर कौन है? तो जैसा कि एनसीईआरटी ने लिखा है रियल इंड्यूसर कौन होगा? लैक्टोज। एक और एनसीईआरटी ने लिखा है पावरफुल इंड्यूसर, कोई बताएंगे पावरफुल इंड्यूसर कौन है? पावरफुल इंड्यूसर एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, पावरफुल इंड्यूसर कौन है? एक तो दिया हुआ है रियल इंड्यूसर, कौन सा है? तो रियल इंड्यूसर है लैक्टोज, मतलब लैक्टोज होगा तो लैक ऑपरेंड ऑपरेट होंगे। पावरफुल पावरफुल इंड्यूसर कौन होगा? एनसीईआरटी ने मेंशन किया है पावरफुल इंड्यूसर भी। पावरफुल इंड्यूसर नाम याद रखिएगा, एल्लो लैक्टोज। आएगा रियल इंड्यूसर तो लैक्टोज, पावरफुल इंड्यूसर जो लॉन्ग लास्टिंग होंगे कौन सा होगा? एल्लो लैक्टोज। एक और चीज बताइएगा, इफ म्यूटेशन occurs in LAC-Y gene which product present in cell या formed in cell, कौन सा बनेगा? सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन सब है। हाँ, अगर म्यूटेशन हो जाए लैक वाई में तो हमारे पास कौन सा जीन प्रोडक्ट बनेगा? अगर सेल में देखनी है, लैक जेड हमने देखा था बीटा ग्लैक्टोसिडेज बनाया था, लैक वाई बनाया था परमिएज, और लैक ए बनाया था ट्रांसएसिटाइलेज। म्यूटेशन हो जाए कौन से जीन में? लैक वाई में, तो कौन सा आपको प्रोडक्ट बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा? कौन सा प्रोडक्ट दिखाई देगा? कौन से प्रोडक्ट ऑब्जर्व होंगे जब अगर म्यूटेशन वाई में होगा? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। जब लैक वाई में म्यूटेशन हो जाए बच्चे तो वाई अपना एक्टिविटी नहीं करेगा, क्या नहीं बनाएगा? परमिएज। इसके बाद वाले जीन आपको इनएक्टिव हो जाएंगे, मतलब लैक ए भी नहीं बनाएगा, कौन सा? ट्रांसएसिटाइलेज। बट लैक जेड बनाएगा, कौन सा? बीटा ग्लैक्टोसिडेज। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखेंगे जो आपको एग्जाम में लैक ऑपरेंड से पूछा जाता है। अब हम लैक ऑपरेंड के कुछ और क्वेश्चन और ट्रिप्टोफान ऑपरेंड अगली क्लास में देख लेंगे, फिर ऑपरेंड कंसेप्ट से जो क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच।